दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड के बारे में। ये एक ईएलएसएस कैटेगरी का फंड है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो भी आप पैसा इस फंड में लगाते हैं उसकी डिडक्शन आपको मिल जाती है सेक्शन 80C में इनकम टैक्स बचाने के लिए अप टू 1.5 लाख तक की। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो भी पैसा आप इसमें लगाते हैं वो आपका 3 साल तक के लिए लॉक इन हो जाता है। तो वो चीज़ ध्यान में रख के आप इस फंड में इन्वेस्ट करें। और दोस्तों काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के मन में ये कन्फ्यूजन रहती है कि ये जो 80C की डिडक्शन है क्या हमें सभी म्यूचुअल फंड्स में मिलती है। तो ऐसा नहीं होता है। जो फंड्स ईएलएसएस कैटेगरी में डिफाइंड है सिर्फ उन्हीं फंड्स में इन्वेस्ट करके आपको 1.5 लाख की डिडक्शन मिलती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड की कंप्लीट डिटेल्स, ये कहाँ पैसा लगा रहा है, कितना पैसा लगा रहा है, और साथ में फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसने कैसी रिटर्न्स जनरेट की है। और एंड में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको देने वाला हूं कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक ईएलएसएस फंड है और यहाँ पर अच्छी बात क्या होती है कि ये फंड अक्रॉस किसी भी मार्केट कैप बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के पैसा लगा सकता है, जैसे कि एक फ्लेक्सी कैप फंड भी लगाता है। वहीं दोस्तों अगर मैं इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करता हूं तो निफ्टी 200 टीआरआई इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। अगर दोस्तों इसकी लॉन्च डेट पे बात करूं तो नवंबर 2015 इसका लॉन्च डेट है। वहीं दोस्तों अगर हम इसके फंड मैनेजर की बात करते हैं तो मिस्टर नीलेश सुराना जी इस फंड के फंड मैनेजर हैं सिंस दिसंबर 2015। तो यानी कि जब से ये फंड शुरू हुआ है, जब से इस फंड का इंसेप्शन हुआ है, तब से ही मिस्टर नीलेश सुराना जी इस फंड को देख रहे हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात हो जाती है किसी भी फंड के लिए कि अगर जो उसका फंड मैनेजर है वो लगातार कंसिस्टेंटली उस फंड के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो इनका फंड मैनेजर है इनकी ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छी है। तो फंड मैनेजर काफी अच्छा यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड दिख रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट की यहाँ पर बात करें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी इसका बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। 10,000 करोड़ के आसपास का आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। इसका ज़्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट इसलिए भी नहीं हुआ कि अभी ये फंड ज़्यादा लोग रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग अभी भी इस फंड में अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर मैं इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे यहाँ पर बात करता हूँ तो इसने सबसे ज़्यादा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाया हुआ है 73% के आसपास, मिड कैप कंपनीज में 18% के आसपास, वहीं स्मॉल कैप कंपनीज में 7.75% के आसपास। तो दोस्तों अगर हम इन्वेस्टमेंट के एंगल से देखते हैं तो एक टैक्स सेवर फंड में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि पूरी आज़ादी होती है फंड मैनेजर के पास कि वो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप किसी भी कैप की कंपनी में कितना भी पैसा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अगर आप इस फंड में पैसा लगाते हैं तो आपको तीनों मार्केट कैप में अच्छा खासा एलोकेशन मिल जाता है। मिड कैप में 18%, स्मॉल कैप में 8% के आसपास, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा एलोकेशन लार्ज कैप में ही है 73% के आसपास। वहीं दोस्तों अगर मैं इसकी एक्सपेंस रेशो पे बात करता हूं तो इसकी एक्सपेंस रेशो भी काफ़ी कम है, सिर्फ 0.44% ये फंड अपने इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। और अगर हम कैटेगरी एवरेज की बात करते हैं तो कैटेगरी एवरेज आप देखेंगे 1.17% है। तो कैटेगरी एवरेज से लगभग आधे से भी कम यहाँ पर ये अपने एक्सपेंस रेशो चार्ज कर रहा है। तो काफ़ी अच्छी बात है एक इन्वेस्टर के एंगल से। वहीं दोस्तों अगर हम इसके एग्जिट लोड की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर कोई एग्जिट लोड आपको नहीं लगता है, क्योंकि सिंस ये एक टैक्स सेवर फंड है तो जो भी पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो 3 साल तक का आपका लॉक इन हो जाएगा। अब काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट आता है कि लॉक इन किस हिसाब से होता है। तो अगर आप एसआईपी करा रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि जो आप एसआईपी कराएंगे उस एसआईपी से 3 साल, मान लीजिए आप अप्रैल 2021 में एसआईपी कराते हैं तो वो एसआईपी में जितनी यूनिट्स आपको मिलेगी वो यूनिट्स आपकी 3 साल तक के लिए लॉक इन हो जाएगी, यानी कि अप्रैल 2024 तक। फिर अगर आप मई 2021 में एक एसआईपी जाएगी तो वो एसआईपी में जो यूनिट्स आपको मिलेगी वो मई 2024 तक लॉक इन रहेगी। तो इसका जो लॉक इन है वो 3 साल का रहता है और जो पैसा आप यहाँ पर लगाते हैं वो 80C में डिडक्शन आप उसका ले सकते हैं 1.5 लाख तक की लिमिट में। तो ये एक अच्छी बात होती है, जो लोग टैक्स से बचाना चाहते हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए ईएलएसएस फंड काफी अच्छे रहते हैं। अब आइए दोस्तों इसकी रिस्क रेशियो से समझने की कोशिश करते हैं कि ये फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसी है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे बात करें तो 21 चल रही है इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन। वहीं इसकी शार्प रेशो 0.98 है और टर्नओवर रेशो इसकी 79% के आसपास है।
वहीं दोस्तों अगर हम कैटेगरी एवरेज की बात करते हैं तो कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन 19.05 के आसपास चल रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और स्टैंडर्ड डेविएशन जितनी कम होगी उतनी एक अच्छी फंड की स्टेबिलिटी यहाँ पर दिखाती है। यहाँ पर इस फंड की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ज़्यादा दिख रही है इन कंपेरिजन टू कैटेगरी एवरेज। वहीं दोस्तों शार्प रेशो किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितना बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, यानी कि कम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न। तो यहाँ पर शार्प रेशो इस फंड की काफ़ी अच्छी दिख रही है अगर हम कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं। शार्प रेशो जितनी ज़्यादा होती है उतनी एक फंड की बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिखाती है। वहीं दोस्तों टर्नओवर रेशो बताती है कि एक फंड कितना अपनी सिक्योरिटीज में पोर्टफोलियो को बाय और सेल कर रहा है, और टर्नओवर रेशो जितनी कम रहती है उतनी एक फंड की बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी दिखाती है। तो टर्नओवर रेशो भी इसकी मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन कैटेगरी एवरेज से अगर हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं तो काफ़ी कम है। वहीं हमने एक्सिस ब्लू चिप, कैनरा रोबेको ऐसे जो लार्ज कैप फंड्स देखे हैं उनकी जो टर्नओवर रेशो है वो 30-40% के आसपास रहती है। टर्नओवर रेशो इसकी ना अच्छी है ना ज़्यादा खराब यहाँ पर दिख रही है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी सेक्टर वाइज एलोकेशन पे यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने फाइनेंशियल सेक्टर में लगाया हुआ है 33% के आसपास। वहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर में 12%, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 8%, एनर्जी और हेल्थ केयर में भी इसने 6-7% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन देखते हैं तो सेक्टर वाइज एलोकेशन में थोड़ा यहाँ पर जो लार्ज कैप कंपनीज का फ्लेवर आता है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्योंकि मेजर जो एलोकेशन है वो फाइनेंशियल सेक्टर में है। वहीं दोस्तों अगर हम टॉप 10 कंपनीज इसकी यहाँ पर देखते हैं तो सबसे ज्यादा पैसा इसने एचडीएफसी बैंक में लगाया हुआ है 8.4% के आसपास। उसके बाद आईसीआईसी बैंक में 6.5%, इन्फोसिस में भी 6% के आसपास। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, एसबीआई, टीसीएस, भारतीय एयरटेल जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको दिख रही हैं। तो अगर आप इसका टॉप 10 पोर्टफोलियो देखेंगे तो ये सारी लार्ज कैप कंपनीज हैं। टॉप 10 का पोर्टफोलियो देखकर एक ऐसी फील आती है कि जैसे ये एक लार्ज कैप फंड है, लेकिन हमने देखा है ये कम से कम अपना 25 से 30% पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी लगा रहा है। तो ये एक अच्छी बात मुझे लगती है कि ऐसे फंड्स की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो मेजरली यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रोथ ओरिएंटेड टाइप कंपनीज ही यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। अब दोस्तों बात आती है कि इस फंड ने रिटर्न कैसी जनरेट करके दी है। तो अगर मैं सबसे पहले 10,000 रुपये की वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे बात करूं तो एक साल में वो 10,000 रुपये इस फंड ने आपके 16,000 के आसपास बना दिए हैं, यानी कि 63% की रिटर्न इस फंड ने आपको एक साल में जनरेट करके दी है। वहीं दोस्तों अगर आपने 5 साल पहले यही 10,000 रुपये लगाए होते तो वो 10,000 रुपये इस फंड ने आपके 27,000 से ज़्यादा बना दिए। 22% की रिटर्न इस फंड ने आपको 5 सालों में बना कर दी है। तो 5 सालों में अगर हम देखते हैं काफ़ी अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर आपने इसकी इंसेप्शन में यानी कि नवंबर 2015 के आसपास ही 10,000 रुपये लगा दिए होते तो वो पैसा इसने आपका 34,000 के आसपास बना दिया है। तो रिटर्न इस फंड की काफ़ी अच्छी दिख रही है अगर हम इसकी लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखते हैं और वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे। अब आइए दोस्तों हम एक बार ये देख लेते हैं कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट में इसने कैसी रिटर्न जनरेट की है। अब दोस्तों अगर हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं तो 5 साल में अगर आपने 1,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी करा रहे होते तो 60,000 की लागत इस फंड ने आपकी 1,14,000 के आसपास बना दी है। 5 सालों में इसने आपकी एसआईपी पे 26% की रिटर्न दी है। तो एसआईपी में इसने और भी ज्यादा अच्छी रिटर्न दी है इन कंपैरिजन टू वन टाइम इन्वेस्टमेंट। वहीं दोस्तों 3 सालों में 26,000 की आपकी लागत इस फंड ने 60,000 के आसपास बना दी है। 36% की रिटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप 3 साल से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट में इसकी रिटर्न्स अच्छी है, एसआईपी में भी रिटर्न्स अच्छी है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट में भी रिटर्न काफ़ी अच्छी दिख रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आपको रियल मायने में जज करना है कि जो आपका फंड है वो कैसी रिटर्न्स दे रहा है, अच्छी रिटर्न है या नहीं है, तो आपको ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उसको अपने बेंचमार्क से कंपेयर करें। तो अगर मैं इसको इसके बेंचमार्क से यहाँ पर कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम इस फंड की रिटर्न इसके बेंचमार्क इंडेक्स यानी कि निफ्टी 200 से कंपेयर करते हैं पिछले 5 सालों में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर साल में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफ़ी आसानी से बीट कर पा रहा है और पिछले 5 सालों में ऐसा कोई मौका नहीं दिख रहा है जब ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया हो। अगर हम यहाँ पर देखेंगे 3 साल पहले की, 2 साल पहले की रिटर्न्स देखेंगे तो भी अपने बेंचमार्क से अच्छी रिटर्न दे रहा था।
यहाँ पर हम देखेंगे लगभग 3-3.5 साल में भी ये अपने बेंचमार्क से अच्छे रिटर्न दे रहा था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दोस्तों, जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गई थी मार्च में, उस वक्त भी ये अपने बेंचमार्क से काफ़ी अच्छी रिटर्न दे रहा था। उस टाइम पे इसके बेंचमार्क की पिछले 3-3.5 साल की रिटर्न माइनस में थी, वहीं इस फंड की रिटर्न उस टाइम पे भी प्लस में थी। तो ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है, कोई फंड अगर लगातार कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट करता हुआ आ रहा है, तो ये एक उन फंड्स में से है जो लगातार अपने बेंचमार्क को काफ़ी आसानी से, काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहा है। अगर आप 5 सालों में देखेंगे, 5 सालों में इसने अपने बेंचमार्क से लगभग 80% की रिटर्न ज़्यादा दी है। अगर हम ओवरऑल रिटर्न देखते हैं तो काफ़ी अच्छी रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दी है। अब दोस्तों बात आती है कि मेरे हिसाब से क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों ये कुछ उन फंड्स में से है जो लगातार काफ़ी अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं, अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि सिर्फ आपको टैक्स सेविंग के एंगल से नहीं, अगर आपका रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि रिस्क जो टैक्स सेवर फंड होता है उसमें ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप फंड, क्योंकि यहाँ पर आपको जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि 3 साल के लिए आपका पैसा लॉक इन हो जाता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, 8-10 सालों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, तो ही आप एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें। दोस्तों अगर आपको भी ऐसे ही म्यूचुअल फंड का रिव्यू करना हो तो टिकर टेप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।